शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा में हम नक्षत्र और राशियों को बारी बारी से पढ़ रहे हैं, यानी कि जब हम 3 नक्षत्र हो जाते हैं तो उन नक्षत्रों से संबंधित राशि को हम विस्तार से जानने लगते हैं। इस श्रृंखला में अभी तक हमने 9 नक्षत्रों को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है, साथ ही साथ 4 राशियों के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। आज हमारी पाठ संख्या है 32 और हम नक्षत्रों में मघा नक्षत्र को पढ़ रहे हैं और आज हमारी मघा नक्षत्र की दूसरी वीडियो है, दूसरा भाग है। हमारे इससे पहले के सभी वीडियोस जो इस श्रृंखला में है और इस श्रृंखला से पहले के हैं वह आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं और आप क्रमवार देखें। इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि जब आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपको सभी चीजें क्रम से समझ में भी आएंगी। अगर आप पहले मघा नक्षत्र पढ़ लेते हैं और बाद में आप अश्विनी पढ़ते हैं तो आपको मघा और अश्विनी का जो अंतर है, उनकी जो राशियां हैं वह समझ में नहीं आएंगी। इसलिए हम क्रमवार तरीके से ही आगे बढ़ रहे हैं। अब हम साथ ही साथ कुछ ही वीडियो के बाद में हम भावों को प्रारंभ करेंगे। जो हमारे 12 भाव हैं कुंडली के, उन्हें हम क्रमानुसार पढ़ना शुरू करेंगे और उन्हें भी विस्तार से जानेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं मघा नक्षत्र। इस विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं हमेशा की तरह कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ मैं जिक्र करना चाहूंगा, हमारे एक बहुत ही प्रबुद्ध दर्शक जितेंद्र कुमार जी ने हमारे समक्ष एक प्रश्न रखा है कि हम तुला राशि, तुला लग्न के बारे में चर्चा करें। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जितेंद्र कुमार जी, सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा सा इंतजार और बस हम तुला तक पहुंचने ही वाले हैं और हम तुला के ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रश्न के बारे में जैसा कि हमारे प्रबुद्ध दर्शक ने प्रश्न डाला और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि यदि आप ज्योतिष शास्त्र सीख रहे हैं या ज्योतिष शास्त्र के प्रारंभिक ज्ञान को ही लेना चाहते हैं तो आपको गहराई से जो ज्ञान हम देना चाह रहे हैं उसे पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए पूर्व के वीडियो अवश्य देखें। विषय प्रारंभ करते हैं। मघा नक्षत्र भाग 2। पूर्व के भाग में हमने मघा नक्षत्र को विस्तार से समझा, उसको विश्लेषित किया और जिन बिंदुओं पर हमने मघा नक्षत्र को समझा, आज उन्हीं बिंदुओं पर हम जातक को भी विश्लेषित करेंगे। मघा नक्षत्र 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य और मघा नक्षत्र के स्वामी केतु। सबसे पहले हम नाम से ही विश्लेषित करना प्रारंभ करते हैं। मघा, मघा का मतलब होता है समृद्ध, शक्तिशाली, भव्य, विलासिता वाले और तेजस्वी, ओजस्वी पुरुष। पुरुष या महिला जो भी मघा नक्षत्र में जन्मे हैं, यानी कि हम यहां जातकों को समझ सकते हैं कि उनके अंदर एक तेज होगा, वह समृद्ध होंगे, शक्तिशाली होंगे, उनका जीवन भव्य होगा, विलासिता से परिपूर्ण होगा। यह नाम की बात हुई। जब हम इसके नाम को दूसरे रूप में जानते हैं, द स्टार ऑफ पावर, यानी शक्ति का सितारा, तो यहां आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों में नेतृत्व क्षमता होती है, पावर यानी कि शक्ति होती है,
स्टेटस के लिए यह लोग जाने जाते हैं। जब हम इसको स्वामियों की बात करते हैं, यानी कि सिंह के स्वामी सूर्य और नक्षत्र के स्वामी केतु की, तो हम सूर्य जो कि पिता स्वरूप हैं, जो कि पिता के लिए जाने जाते हैं। कुंडली में भी जब हम पिता की बात करते हैं तो हमें सूर्य से ही पिता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सूर्य और पंचम भाव जो कि पूर्व जन्मों से संबंधित है, वंश से संबंधित है, तो यहां हम इन जातकों में वंश से जुड़ाव देने वाली स्थितियां भी देख सकते हैं। सूर्य और केतु की बात करें तो सूर्य पिता का कारक है, साथ ही साथ सूर्य वंश का कारक है, तो केतु कहीं ना कहीं प्रतीकवाद का कारक है और आध्यात्मिकता का कारक है। तो यह जातक पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़े होते हैं और प्रतीकवाद में दृढ़ होते हैं। सिंहासन की बात करें तो यह शानदार व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, परोपकारी होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी रीगेल होती है। नेतृत्व क्षमता सिंहासन भी दिखाता है, क्योंकि राजा ही बैठते हैं सिंहासन पर, और जिस राजा के पास नेतृत्व क्षमता नहीं होती वह राजा नहीं बन सकता। यह दयालु होते हैं, मिलनसार होते हैं, जो खुद को समुदाय और समाज के लिए समर्पित करते हैं। इनके पास महान कार्यों की क्षमता होती है, या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। ज्ञान और कला के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों की बात करें, ज्ञान और कला में यह अध्ययन करने वाले होते हैं। चूंकि केतु की बात हो रही है तो पूर्व काल से जो आई परंपराएं हैं उनको जीवित रखना पसंद करते हैं, यानी हम इनको कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता से भी जोड़ के देखते हैं। इनके संबंध जो होते हैं वह समाज में प्रभावशाली लोगों से होते हैं, और ऐसे लोगों से जो इनका समर्थन भी करते हैं, सहयोग भी देते हैं। अगर नक्षत्र मजबूत हो और इस नक्षत्र के अंतर्गत जातक का जन्म हुआ है तो ये जातक अच्छे कर्मों के साथ पैदा हुए माने जाते हैं। इन्हें बिना किसी बाधा के अपने अस्तित्व के लिए जो आवश्यक सुविधाएं होती हैं, जो आवश्यक आराम होते हैं, वह मिलते हैं। इनका रवैया दोस्ताना होता है, स्वार्थ की कमी होती है, समाज में सम्मान और पहचान बनाने वाले होते हैं, प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होता है, और उस छवि को भी यह बरकरार रखने में सक्षम होती है। अगर ऊर्जाएं उग्र हो जाएं, यानी कि अगर हम इन्हीं ग्रहों की उग्र ऊर्जा को देखें, या हम गोत्र के ऋषि अंगिरस को देखें, तो कहीं कहीं उग्रता भी दिखाई दे सकती है, कहीं कहीं क्रोध भी दिखाई दे सकता है, गुस्से का प्रकोप बढ़ सकता है, सांसारिक सुख इन्हें प्राप्त होता है। यह सांसारिक सुख सिंहासन से मिलता है, सूर्य से मिलता है, और वैराग्यता इन्हें केतु से मिलती है। तो यह वैराग्यता को धारण करने वाले भी होते हैं। घमंड, अहंकार कुछ जातकों में देखा जा सकता है। तो यह जातक अपनी शक्ति के घमंड में, अहंकार में अंधे हो जाते हैं। अंधे होने से मतलब यहां आंखें खोने से नहीं, अंधे होने से मतलब यहां व्यक्ति अपने अहंकार में पूर्णतः डूब सकता है और अत्यधिक महत्वाकांक्षा का शिकार हो सकता है। यह बहुत अधिक महत्वाकांक्षा विकसित कर लेती है। सत्ता के कई अवसर इन जातकों को अपने जीवन काल में मिलते हैं। सिंहासन है, पालकी है, हंसिया है, यह इसके प्रतीक चिन्ह हैं। तो हम सत्ता की बात कर सकते हैं। सत्ता के अवसर इन्हें प्राप्त होते हैं, और कहीं कहीं केतु की ऊर्जा अत्यधिक प्रभावित होने से यह जातक धार्मिक और आध्यात्मिक साधक हो सकते हैं, और वहां भी उच्च पद की बात करते हैं। मतलब उस लेवल के साधक हो सकते हैं, उस लेवल के आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, उस लेवल के आध्यात्मिक महंत हो सकते हैं जहां यह पूजनीय हो, जहां लोग इनकी शरण में आते हों, और यह लोगों के साथ व्यवहार जाहिर है
दयालु हैं, मिलनसार हैं तो अच्छा ही करेंगे। लेकिन ऐसी दशाओं में रहस्यवाद और आदर्शवाद इनका जीवन बन जाते हैं। अगर हम इसके शक्ति की बात करें, त्याग क्षेपानी शक्ति, तो यह संबंधों को काटने की शक्ति है। अब यह किन संबंधों को काटती है, इसकी क्षमता किन संबंधों को काटने की है? तो जो हमें भौतिक सुख मिलते हैं, तो जातक को भौतिकता से काटकर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करने वाली शक्ति, क्योंकि इसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, कुंडलिनी जागरण की शक्ति है। तो इस शक्ति को हम इस प्रकार भी जोड़कर देख सकते हैं कि जहां जातक को यह बहुत अधिक मात्रा में वैराग्यता दे सकते हैं, मतलब सब कुछ होते हुए भी। वैसे भी हमारे जितने भी धर्म गुरु हुए हैं, कई ऐसे हुए जो भगवान की श्रेणी प्राप्त कर गए। वे सब राजा हुआ करते थे और भरपूर भोग विलास का जीवन जीने वाले अचानक अपना मार्ग बदलकर आध्यात्म का जीवन अपना गए। और अध्यात्म का जीवन ना सिर्फ अपना गए, आज लोगों के लिए मिसाल है। महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, ये सब इस बात का उदाहरण है कि जब इंसान की जिंदगी में विलासिता अधिक हो जाती है तो कई बार उसका मन ऊब जाता है। यहां केतु की शक्तियां कार्य करती हैं और व्यक्ति को वैराग्य की ओर अग्रसर कर देती है। तो यहां इन बातों को भी समझना होगा। अगर महिलाओं की बात करें तो पारंपरिक रूप से पुरुषों से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं या सत्ता से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, जो व्यवसाय होते हैं, यह उन्हें चुनती है। ये जातक एक मार्गदर्शक की भावना से निर्देशित होते हैं। वह मार्गदर्शक केतु हो सकता है, सूर्य हो सकता है। जहां शक्ति की बात होती है, जब अधिकार की बात होती है, तो हम राजनीति की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में शक्ति और अधिकार की भूमिका अधिक होती है और वहां इन जातकों को भरपूर अवसर प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि जीवन में सत्ता के कई अवसर तो इनके साथ आते ही हैं। कला, खेल, इन सब में ये जातक प्रसिद्ध हो सकते हैं और महान प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हां, चूंकि मघा नक्षत्र है तो कुछ ना कुछ शत्रु आजीवन गुप्त रूप से कार्य करते रहेंगे। सूर्य की बात कर रहे हैं, और अगर हम इसके ऊपर निवास करने वाले देवताओं की बात करें तो पितृदेव और सूर्य इस नक्षत्र पर निवास करते हैं। वह इस नक्षत्र के देवता हैं। तो जब इस नक्षत्र के देवता पितृदेव हैं, सूर्य हैं, तो वंशवाद की बात अधिक होगी। तो वंशवाद में अधिक यकीन रखने वाले, वंश को आगे बढ़ाने वाले, और वंश आगे न बढ़वाने की स्थिति में निराश हो जाने वाले। क्योंकि यहां अगर हम योनि की बात करें तो चूहा अपने वंश को लगातार बढ़ाता रहता है, तो यहां योनि अवश्य कार्य करती है। तो इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक अपने वंशवाद के लिए भी बहुत अधिक, आप कह सकते हैं, डिवोटेड होते हैं। वंश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक जुझारू होते हैं। अगर इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के जीवन में नकारात्मक पहलू की बात करें, ओवर कॉन्फिडेंस, अपने आप को परफेक्शनिस्ट समझना, यानी मुझसे बेहतर कोई नहीं, इस लेवल तक समझना, डिजायर्स, ड्रीम्स बहुत अधिक बढ़ जाना, बहुत अधिक चाह रखना, अहंकार की भावना बढ़ जाना। किसी किसी जातक में अहंकार की भावना जरूरत से ज्यादा हो सकती है। और अगर हम इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के कार्यों की बात करें, व्यवसायों की बात करें, आजीविका की बात करें, तो कुल मिला के एक बात तो समझने वाली है कि जहां भी होंगे उच्च पदस्थ होंगे, एक हाई लेवल का कार्य करने वाले होंगे। अगर अपना व्यापार करेंगे तो बहुत ही उच्च स्तर का व्यापार होगा। शासकीय सेवाओं में होंगे तो उच्च पद पर होंगे।
प्राइवेट सेक्टर में होंगे तो उच्च पद पर होंगे, पुरातत्व विभाग में कार्य कर सकते हैं, आईएएस, आईपीएस या किसी भी क्षेत्र में उच्च पद पर सीईओ जैसे उच्च पदों पर कार्य करने वाले जातक इस नक्षत्र में पैदा हुए हो सकते हैं। तांत्रिक भी हो सकते हैं, चूंकि यह स्वयं के मालिक होते हैं और चूंकि यहां केतु की ऊर्जा तंत्र को और जादुई शक्तियों को बढ़ावा देती है, तो ब्लैक मैजिक जिसको हम बोलते हैं, काला जादू करने वाले तांत्रिक, उन श्रेणियों में भी इन्हें रखा जा सकता है। तो यहां इस नक्षत्र में पावर की बात है, समृद्धि की बात है, रीगैलिटी की बात है, रॉयल्टी की बात है, शानदार व्यक्तित्व की बात है, ओजस्विता, तेजस्विता की बात है। यह सब इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों में होता है। और नकारात्मकता भी देखी जाती है। तो सकारात्मकता और नकारात्मकता, इन दोनों पहलुओं को हम इसके अगले भाग में, यानी कि जहां हम चरणानुसार इस नक्षत्र को समझेंगे और चरणानुसार जातकों का विश्लेषण करेंगे, वहां और अधिक विस्तार से यह सब बातें समझ में आएंगी। अंत में पुनः मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगला वीडियो मघा नक्षत्र भाग 3, नक्षत्र चरणों का विस्तार से विश्लेषण, साथ ही साथ जातकों का विश्लेषण। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।